और तुम दी हाय हाय एनसीबी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जो विषय है वो है बैंक का निजीकरण। आप सबने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि भारत सरकार ने अघोषित तौर पर ये कहा कि बैंक का निजीकरण किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको काफी सारे न्यूज चैनल ने अच्छे से कवर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे कवर किया जाए। तो हम लोग बात करेंगे बैंक का निजीकरण। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले जो बैंक थी वो आज जिस बैंक को हम स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं, 1955 में ये बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। और ये इंपीरियल बैंक जो है ये 1921 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो जो स्टेट बैंक हमारे देश में है, पहले ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। आज के समय में इसको हम लोग स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं, पहले ये इंपीरियल बैंक था। अभी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे देश के बैंक हैं उन्होंने 2 दिन का स्ट्राइक किया कि बैंक काम नहीं करेगी, क्योंकि बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको ये लगता है कि अगर बैंक प्राइवेटाइज होती है तो बैंकर्स की नौकरी जाएगी, वो लोग जॉब खोएंगे और उनको काफी सारा नुकसान होगा। तो इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि देश के लीडिंग लीडिंग न्यूज चैनल के द्वारा इसको कवर नहीं किया गया। तो मैंने सोचा इस पर मैं बात करूंगा आप सबसे। सबसे पहले आपको पता हो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1969 में जो भी बैंक भारत में प्राइवेट सेक्टर में थे उस समय, जिनका नाम था बैंक ऑफ बड़ौदा, एक हिस्ट्री ले लेते हैं कि अपना हिस्ट्री क्या है बैंक का, फिर उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा बैंक को नेशनलाइज किया गया। हमारे देश में पहले ज्यादा प्राइवेट बैंक ही थे। प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करके सरकारी बैंक बनाया गया, जिस बैंक के नाम थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, सिंडिकेट, यूको, यूनियन बैंक। जितने भी बैंक आज आप देख रहे हैं ये सारे प्राइवेट बैंक ही थे पहले। इनको नेशनलाइज किया गया। आज के समय में सिर्फ 12 नेशनलाइज बैंक बची हुई है। नेशनलाइज बैंक धीरे धीरे प्राइवेटाइज होती जा रही है। इसके कई सारे कारण हैं, इस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्यों भारत का जो सरकारी बैंक है उसको प्राइवेटाइज, मतलब प्राइवेट आपके हाथ में, किसी उद्योगपति के हाथ में देने की जरूरत आई। और उस समय जब भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ ले रही है, कोविड-19 के वेव के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा ग्रोथ किया है, वैसी स्थिति में ये जरूरी है कि आप इस पूरे तथ्य को जानें कि सरकार क्यों सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज करने जा रही है, इसके पीछे मकसद क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि सरकार चाहती क्या है। सरकार के पास समस्या ये है कि ये जो 2 बैंक का नाम सरकार ने दिया है अघोषित तौर पर, मैं दोबारा बोलता हूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों ही वो बैंक है जो लंबे समय से घाटा कर रही है, जिनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे आप अपने भाई बंधु को लोन देते हैं या किसी जानकार को लोन देते हैं, अगर वो लोन वापस नहीं करता तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, मतलब वो लोन जो वापस ना आए। ऐसी स्थिति में ही देश के कई सारे ऐसे बैंक हैं जो आज के समय में जिनका जो लोन मार्केट में था, जो लोन उन्होंने बांटा था, वो लोन बड़े घरानों को भी दिया, छोटे को भी दिया, वो लोन उनको वापस नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उनका लॉस डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। और सरकार के साथ समस्या यह है कि सरकार इन बैंकों का मेजर ऑनरशिप है उनके पास। तो हम लोग बात करेंगे बजट में 2020-21 में निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा कि हम सरकारी बैंक को बेचकर 1,75,000 करोड़ इकट्ठा करेंगे। बेचने का मतलब ये होता है कि कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको मतलब उसका एसेट बेच देंगे। इसके शेयर्स बेच करके, इसका शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, जिसमें कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएंगी, शेयर मार्केट में ये आएगा। तो इस मुद्दे को राजनीतिक न देखते हुए आप इस मुद्दे को आर्थिक देखिए, क्योंकि आज के समय में बैंक में अमूमन 7.5 लाख लोग काम करते हैं और उनकी चिंता यह है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए।
अब बात करते हैं कि बैंक को बेचने की जरूरत जो पड़ रही है उसके पीछे एक घाटा कारण है। दूसरा कारण यह है कि बैंक का जो सर्विस है, जो सरकारी बैंक खास करके जो ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, जिस तरीके से वो फंक्शन कर रहे हैं, जिनका आज इनोवेशन नहीं हो पा रहा है, वो नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर अकाउंट खोलने जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगता है। साथ में ही अगर आपको और भी कोई सहायता बैंक से चाहिए, लोन चाहिए, तो उसके लिए अमूमन ज्यादातर ब्रांच, या कह सकते हैं कि मोर देन 50% ब्रांच कमीशन का भी डिमांड करता है। सरकार को इन सारी बातों की जानकारी है, और चूंकि प्राइवेट बैंक में कंपटीशन होता है, प्राइवेट बैंक में आपका जॉब पक्का नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि आपका जॉब कब तक है, और जॉब की अस्थिरता होती है, आपको काम करना होता है, आपको हर दिन काम करना होता है। ऐसी स्थिति में सरकार की जो योजना है कि अब सरकार ने इसमें इन्वेस्ट भी किया हुआ है। मैं आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेटा बताता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो इनकम है वो 25,890 करोड़ का इनकम जो उन्होंने 2020-21 में सबमिट किया है। साथ में ही उनका एक्सपेंसेस 21,260 करोड़ का एक्सपेंसेस उन्होंने दिखाया, और उन्होंने ये कहा कि 5,190 करोड़ का उनका एनपीए हो चुका है या होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये नुकसान में चल रहा है। और सरकार को जो संभावना ये है कि करीब करीब 33,000 करोड़ जनता के पैसे सेंट्रल बैंक में जमा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कई जगहों पर अलग अलग नाम से, बिहार में उत्तर ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है, और बाकी राज्यों में ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो समस्या जो अमूमन ये है कि सरकार को आखिरकार ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्या ऐसा दिक्कत आ गया कि सरकार को अब ये लग रहा है कि सरकार बिजनेस नहीं कर सकती। तो अमूमन आप देखेंगे कि विश्व के बाकी कंट्रीज में भी इतनी सारी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है जितने भारत में है। और खास करके कोविड-19 के बाद जब कोविड का वेव 1 वेव 2 आया, तो वेव 1 में सरकार ने ये घोषणा करी कि 3 महीने तक आपको लोन नहीं देना है, जो इंडिविजुअल्स के लिए दिए गए, और जो भी बिजनेसेस थे उनको लंबे समय की राहत दी गई थी। सरकार की अच्छी नीयत थी, लेकिन हुआ क्या है कि उसके बाद कई सारे व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, और कहीं ना कहीं लोन जो स्मॉल सेक्टर्स को दिए गए थे, वो लोन कहीं ना कहीं अब उनकी ईएमआई कहें या आप उसका भुगतान कहें, वो आने में दिक्कत हो रहा है। तो ये जो सरकारी बैंक है, ये करती क्या है? आप सबने देखा होगा कि सरकार की जितनी भी योजना है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे जो डीबीटी आपको मिलता है, ये सारी योजनाएं सरकार अमूमन सरकारी बैंक से ही आप तक पहुंचाती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर बैंक प्राइवेटाइज हो जाए तो क्या होगा। प्राइवेटाइज होने का मतलब यह है कि आज सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 89% शेयर्स होल्ड करती है। तो ये शेयर्स जो उनकी ऑनरशिप है 89% की, वो कम हो जाएगी, और वो पब्लिक को ओपन कर देंगे। आप भी वो शेयर्स खरीद सकते हैं अगर सरकार इसको आईपीओ के माध्यम से ऑफरिंग में डालती है या सरकार इसका शेयर्स फर्दर सेल करने का विचार करती है। तो ये जो बैंक है, ये बरसों से ये लोग इस बैंक में, जितने भी हमारे देश में पीएसयू बैंक है, उसमें करीब करीब 7.5 लाख लोग काम करते हैं, उनका बरसों का अनुभव है। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने, जब डिमोनेटाइजेशन होता है या कोरोना का वेव होता है, वो लोग काम करते हैं और निरंतर रूप से वो लोग काम करते आए सरकार के हर फैसले के साथ, चाहे वो नोटबंदी हो, ये लोग खड़े रहे। हम पहलू की बात करेंगे कि इससे असर क्या पड़ने वाला। निश्चित तौर पर जॉब तो कम होगा ही। जो भी सरकारी बैंक में काम कर रहे हैं, अगर सरकार, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होते ही उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनको नए तकनीक सीखने होंगे बैंक चलाने के लिए, उनका मैनेजमेंट उनको सीखना पड़ेगा, जो भी बैंक के कर्मचारी है। तो इससे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम है कि आप कानून लाइए और उस कानून को आप कंट्रोल करिए। सरकार का यही मुख्य रूप से काम माना गया है। लेकिन
अगर सरकार खुद ही व्यापार करने लगेगी तो सरकार को लॉस होगा। और ये इस बैंक में 1,32,000 करोड़ का लॉस हो चुका है। आप सोचिए 1,32,000 करोड़ कितनी बड़ी राशि होती है, और इसमें एक मतलब कितना बड़ा विकास का काम हो सकता है। तो सरकार का उद्देश्य यह है कि इस लॉस को कम किया जाए, और 51% उनकी अभी होल्डिंग है। तो सरकार ये काम चुपचाप भी कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ये काम चुपचाप इसलिए नहीं कर सकती कि भारत में एक कानून है जो सरकार को इस पे सरकार को रोकती है कि आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। सरकार को इसके लिए अप्रूवल की आवश्यकता है, जिसमें आपका जो बैंकिंग कंपनीज एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स एक्ट 1970, इसमें सरकार को अमेंडमेंट लाना होगा, और तब जाकर के ये सरकार अपना 51% हिस्सेदारी को घटा के 26% कर सकती है। ये तो तकनीकी चीजें हो गई। अब जो सरकार का उद्देश्य ये है कि लिक्विडिटी कैसे लाया जाए। लिक्विडिटी आएगी ज्यादा। अभी क्या है कि सिर्फ सरकार पैसे लगा रही है। अगर ये प्राइवेटाइज की तरफ जाता है तो इसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, लोग शेयर्स खरीदेंगे, लोग खुद भी अपने पैसे डाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज डिजिटल बैंकिंग की बात हो रही है, बात नियो बैंक्स का हो रहा है, तो इतने सारे जो आज हम ब्रांच मॉडल जो था पहले कि बैंक ब्रांच खोल के काम करती थी, अब कहीं ना कहीं उस पर दिक्कत आ रही है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम हो रहा है, और बैंक में नए रोजगार क्रिएट नहीं हो रहे हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करता है तो वो भी काम करता है, लेकिन समस्या ग्रामीण भारत का है। सवाल सरकार से ये है कि क्या ये जो बैंक प्राइवेट होने जा रही है, क्या ये बैंक गांव में ऑपरेट करेगी जहां पर मुनाफा कम है? क्या ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, क्या ये लोग जन धन योजना, किसान क्रेडिट, ये सारी योजनाओं में लोन देगी? तो सरकार को इन सब मुद्दों पर क्लियरेंस देना चाहिए, इन सब मुद्दों पे बातचीत करनी चाहिए, और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, जो बैंकर हैं या जो ग्राहक है बैंक के, उन सबको। अब जो बैंक का घाटा बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो लोन दिया गया है वो लोन वापस नहीं आ रहा है। और ये लोन कब दिया गया है? ये लोन बहुत साल पहले दिया गया है। अब सरकार उन सब के ऊपर प्रोसीडिंग कर रही है। तो ये जो पहले जो जो बहुत बड़ा कह सकते हैं आपकी अनदेखी हुआ है लोन देते समय, उसमें कहीं ना कहीं बैंक के लोग भी शामिल है। आपने पंजाब नेशनल बैंक का भी सुना होगा, नीरव मोदी का काम सुना होगा, विजय माल्या का काम। ये सब वो लोग हैं जो भारत के पैसे बैंक से लेकर के भारत से बाहर जा चुके हैं। ऐसे लोगों को उनकी प्रॉपर्टी नीलामी करनी होगी, और इसके लिए सरकार ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी एक लेकर के आए, और जिसपे वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रपोजल है ये 7.5-8 लाख लोगों को डरा रहा है कि 7.5-8 लाख लोग अगर ये जॉब विहीन होते हैं, इनकी जॉब कम होती है, तो सरकार को उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए, और उनको बताइए कि जिस तरीके से आईसीआईसी एचडीएफसी बैंक काम करता है, वैसे ही सरकारी बैंक को भी काम करना होगा। बोर्ड को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। बेचना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। मेरे मायने में सरकार इसको चला सकती थी, लेकिन आज लॉस इतना बड़ा हो गया है कि सरकार को इसमें न कुछ डिसइन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। आज के समय में भी भारत में ज्यादातर लोग, अगर किसी को बोला जाए कि किस बैंक में काम करना चाहोगे, तो ज्यादातर लोग सरकारी बैंक में ही काम करना चाहना पसंद करते हैं। साथ में ही अगर बैंक डिपॉजिट की बात आई, कहाँ डिपॉजिट देना पसंद करोगे, तो 65% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि मुझे सरकारी बैंक पे ही भरोसा है कि सरकारी बैंक नहीं डूबेगा। तो ये जो भारत का जो सोच है, वो निश्चित तौर पर सरकार को इस सोच के बारे में भी देखना चाहिए। लेकिन साथ में ही सरकार के लिए समस्या ये है कि आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा है, वो लॉस की भरपाई में ना लगाया जाए। तो सबको बातचीत करके, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के, और बैंक के आधुनिकरण पे फोकस करना होगा कि बैंक आधुनिक बने, बैंक बैंक की तरीके से काम करे। आप जब बैंक में जाए तो आपको ये ना बोला जाए कि आप लाइन में लगो, कल आओ, लंच हो गया है। इसीलिए ये दिन देखने को मिल रहा है सारे गवर्नमेंट बैंक्स को, क्योंकि जब कस्टमर ही आपसे नाराज हो जाएगा तो वो कस्टमर आईसीआईसी, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंक में जाके अकाउंट खुलवाता है, और जिस गति से भारत बढ़ रहा है उस गति का लाभ सरकारी बैंक को नहीं मिल पाता।
सरकारी बैंक बिजनेस अकाउंट कम खोल पा रही है। सारे अकाउंट्स उनके पास ज्यादातर छोटे हैं या बहुत बड़े अकाउंट है। बहुत बड़े वाले अकाउंट सिर्फ लोन लेने के लिए ही आते हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने जो बैंक का इंटीग्रेशन किया, जब प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक बनाया, तो उस समय उद्देश्य ये था कि भारत समाजवाद का देश था। भारत सरकार या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये लगता था कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें समाजवाद रहे, पूंजीपति का दबदबा ना हो। लेकिन जब समय बदल रहा है और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अगर हमें compete करना है, तो जैसे रसिया और चाइना ने भी अपने आप को बदल लिया, हमें भी अपने आप में बदलाव करना होगा। तभी हम विदेश की अर्थव्यवस्था है, जो ग्लोबल मैप ऑफ कंपटीशन है, वी कैन compete. So the situation of Indian economy is to revive bank, revive PSU, and government should limit it to their operations and regulations. For an example, airport. If we see airport, आप एयरपोर्ट देखेंगे तो एयरपोर्ट में भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी पहले ज्यादा थी, अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रहा है। सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा तो सरकार वेलफेयर में खर्चा करेगी, सरकार गरीबों तक पहुंचाएगी। अगर सरकार लॉस करेगी तो वो पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन सरकार अगर इसके ऊपर, जैसा माना जा रहा है कि इस सत्र में, शीतकाल सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा, तो सरकार को चाहिए कि सरकार उन सारे बिंदुओं के ऊपर लोगों से बात करे कि बैंक को वो क्यों प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, खास करके सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। क्योंकि लोगों को ये डर लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है और भी बैंक प्राइवेटाइज किया जाए। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति आज काम कर रहे हैं इन बैंक में, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें क्षमता है वो कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार को उनको हित की रक्षा करनी पड़ेगी। साथ में ही बैंक के लिए मैसेज होना चाहिए कि आप कस्टमर फ्रेंडली बनिए, आप कस्टमर की अच्छा सर्विस दीजिए, जो आज कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। लोन गांव में नहीं दिया जाता आसानी से जब तक आप उनको कमीशन नहीं देते, ये खुलेआम सबको पता है ये चीज। तो इन सब पे हमें काम करने की जरूरत है। और सरकार को जो सच्चाई है इस देश का कि भाई आप क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं इन दोनों बैंकों को, इसके बारे में बताए, और ताकि जो लोग इस आकांक्षा में इसमें जी रहे हैं कि भाई क्या होगा, उनकी इस बात का जवाब मिले। और बैंक को भी सीखने की जरूरत है कि आधुनिक दौर में अगर आप पुराने तरीके से काम करेंगे तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। क्योंकि एक तरफ जब सरकार लॉस कर रही होती है तो सरकार के पास अपना कोई रेवेन्यू सिस्टम तो है नहीं, वो आपसे हमसे टैक्स लेके ही सरकार इसको कहीं ना कहीं पैसा व्यवस्था करके देती होगी। इनकी तनख्वाह, इनके खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं, आमदनी कम है। तो ऐसी हालत में कुछ ना कुछ बदलाव करने की जरूरत है और बैंक को भी अपने गिरबान में देखने की जरूरत है कि कहाँ गलती हुई और प्रॉफिट वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम है गवर्नेंस, सरकार का काम है व्यवस्था, सरकार का काम है रेगुलेशन। और सरकार जब इस विधेयक के बारे में लेके आ रही है तो सरकार को बताना होगा कि सरकार अपनी हिस्सेदारी निजी हाथों में क्यों देना चाहती है। यही कहते हुए मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद।